अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, पहले हमने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डिफरेंस पढ़ चुके हैं गैसियस एक्सचेंज में। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो तवज्जो से देखते हैं तो आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को बोर्ड में लिख के आते हैं, अगर ये आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो इवन आप एक नंबर भी डिडक्ट नहीं करवाएंगे, मतलब आप इसमें फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे आया कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद है गैसेस एक्सचेंज के लिए। जिस तरह इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर होता है कि उनका नोज और माउथ के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, तो क्या प्लांट्स के अंदर भी ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद है जिससे गैसेस एक्सचेंज हो? नहीं, नो स्पेशल ऑर्गन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन, उनका नोज नहीं होता, माउथ नहीं होता, तो उनका कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं है जहां से वो गैसेस एक्सचेंज करें। फिर कहां से करते हैं? एवरी सेल ऑफ प्लांट्स डू इट बाय इटसेल्फ। यानी एक लीफ को जरूरत है तो वो अपने हिस्से की गैस खुद इनटेक करेगा और वहां से जो एक्स्ट्रा गैस प्रोड्यूस होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड खुद इनटेक करेगा, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी उसको खुद ही एक्सहेल कर देगा एनवायरनमेंट में। तो इसका कोई एक इंडिविजुअल पार्ट नहीं होता कि वहीं से ही गैस इंटर हो। जैसा कि आपको पता है हमारी गैसेस एक्सचेंज नोज से होती है, थ्रू नोज एंड माउथ। अब मेरी पाँव की फिंगर्स को भी अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना, उनके सेल्स को, टिश्यूज को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वो वाली ऑक्सीजन भी नोज के जरिए जाएगी मेरे लंग्स में। लंग्स से वहां से फिल्ट्रेशन और पूरा प्रोसेस होने के बाद वहां से ब्लड में एंटर होगी। इंशाल्लाह ये टॉपिक भी मैं क्लियर करूंगा इस चैप्टर में, तो इसकी तफसील तब आपको पता चलेगी। तो वहां से ब्लड के थ्रू वो गैसेस जाती है मेरे यानी पाँव तक। तो पाँव खुद ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले और दे नहीं सकते, वो डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर? हमारे नोज के ऊपर और ब्लड के ऊपर। नोज से ब्लड में एंटर होगी, ब्लड उसको सर्कुलेट करता हुआ पाँव तक ले जाएगा। तो ये था उसका इंट्रोडक्शन कि उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। वो 4 पॉइंट्स इस लॉन्ग को आपके तमाम कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और ये लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा कि इस लॉन्ग में कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि होता क्या है। पहला पॉइंट ये है गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये हेडिंग मैंने दी है लीव्स एंड यंग स्टेम्स, मतलब इन दोनों को मैंने कंबाइन क्यों लिखा है। इसकी रीजन ये है कि जो शुगर बनाने का प्रोसेस है वो बेसिकली लीव्स में हो रहा होता है। अब जब प्लांट छोटा होता है, अनमेच्योर होता है, तब आपको पता है, आपने देखा होगा, छोटा प्लांट हो तो उसकी शाख, स्टेम जो होती है वो भी नरम होती है, तब इतने ज्यादा लीव्स नहीं होते। जो फूड बनाने का प्रोसेस है वो लीव्स भी कर रहे होते हैं, वो यंग स्टेम भी कर रही होती है। तो कीप इट इन योर माइंड, ये आप एक कंसेप्ट था, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि लीव्स और यंग स्टेम्स इकट्ठे क्यों हैं। नॉर्मली जो फूड बनाने का प्रोसेस है, इसको आप किचन भी कह सकते हैं। जैसा कि हमारी किचन होती है, हम उसमें अपनी फूड बनाते हैं। तो अब ये नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द किचन ऑफ प्लांट। तो बच्चे काफी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट में किचन कहां से आया। बच्चे, किचन का मतलब यही होता है ना, खाना तैयार करना। तो प्लांट्स अपना खाना लीव्स में तैयार करते हैं, तो प्लांट्स की किचन लीव्स होगी। लीव्स यंग स्टेम्स कंबाइन आ गए। अब जो प्लांट्स की फूड प्रोडक्शन है वो लीव्स में हो रही होती है। मैं इसको समझता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पहला पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमेटा। जो गैसों का तबादला है वो एक खास पार्ट होता है लीव्स के अंदर, उसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा की शेप बच्चे कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है उसका मतलब ये है ये क्लोज हो गया, ओपन हो जाता है इसका मतलब है ये ओपन हो गया। अब यहां से गैसों का तबादला इजीली हो सकता है।
तो ये मैंने स्ट्रोमेटा बनाने की कोशिश की है, ये आपका स्ट्रोमेटा है। यहां से गैस एयर एंटर भी होती है और अंदर से गैसेस रिलीज भी होती हैं। मतलब जो वेस्ट गैसेस होती हैं, वेस्ट गैस कौन सी होती है, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट गैस ऑक्सीजन होती है। तो ये एयर एंटर और लीव कहां से कर रही है, स्ट्रोमेटा से। प्लांट लीव्स के अंदर स्ट्रोमेटा होता है जहां से ये लीव करती है। इनर सेल्स हैव एयर स्पेसेस। उसके बाद आप ये देखें कि ये इनर सेल्स हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कि ये स्पेसेस एयर की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। लेट्स से अगर यहां से एयर एंटर हुई है, ये नजदीक वाले जितने भी मेसोफिल सेल्स थे इनमें तो फोटोसिंथेसिस हो जाती, इनमें तो खुराक बन जाती, लेकिन जो अपर पार्ट में पड़े थे इन इधर वाले ये साइडों वाले, अगर यहाँ एयर ना पहुंचे, कार्बन डाइऑक्साइड ना पहुंचे, तो यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं ताकि एयर एंटर होके तमाम मेसोफिल सेल्स तक पहुंच सके और वहां हर सेल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें। Inner cells have air spaces. In leaves and young stems, some gases exchange occur through cuticles. एक माइन्यूट सी क्वांटिटी जो गैसेस एक्सचेंज की होती हैं इसके ऊपर अपर एपिडर्मिस से ऊपर होती है क्यूटिकल, लीव के ऊपर। माइनर मतलब मैं कह सकता हूं नेग्लिजिबल, तो वो यहां से भी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। जो मेजर पार्ट है वो स्टोमेटा होता है, माइनर कंट्रीब्यूशन क्यूटिकल की भी होती है। बच्चे ये था आपका गैसियस एक्सचेंज, गैसें कहां से तबादला करती हैं। गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग डे, जब प्लांट्स में दो कंडीशंस होती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम समथिंग एल्स, ड्यूरिंग नाइट टाइम समथिंग एल्स। तो वो हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग डे क्या हो रहा होता है और ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा होता है। During day, mesophyll cells carry out photosynthesis and respiration side by side. मैंने कहा है जो फोटोसिंथेसिस का टास्क है वो कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये अंदर पड़े हुए मेसोफिल सेल्स। अब इन मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। आफ्टर फोटोसिंथेसिस, ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, ये फोटोसिंथेसिस की है, ये रेस्पिरेशन की है। देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट इन क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल प्लेस है, सनलाइट, ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट, प्लेस कौन सी है, क्लोरोफिल में। ये जब तीनों चीजें मिलेंगी तो शुगर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे। तो ये साइड बाय साइड का मतलब क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है हार्ट, दिल, आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो गैसेस एक्सचेंज है या ब्लड दो फंक्शन एक ही वाइब्रेशन में या एक ही धड़कन में कंप्लीट कर रहा होता है। तो ये जो आप हार्ट बीट महसूस करते हैं ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी हार्ट की पंपिंग है। जब एक दफा हार्ट पंप करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसी पंपिंग के दौरान आपके लंग्स की तरफ भेजता है और उसी पंप के दौरान लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेता है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि दोनों प्रोसेस सिमल्टेनियसली एक ही जगह पे हो रहे हैं। यानी एक दफा पंप किया तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ चला गया, उसी पंपिंग के दौरान जो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो उससे पहले डीऑक्सीजनेटेड गया था, उसमें ऑक्सीजन शामिल होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले आया। तो जिन्होंने अच्छे से हार्ट की पंपिंग पढ़ी थी उनको ये बात क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज मैं फिर भी इसको कोशिश करता हूं कि आपको क्लैरिफाई करूं। ये दोनों प्रोसेस सिमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल जैसे ही बनेगा, इस शुगर मॉलिक्यूल को और ऑक्सीजन को, यानी ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के, इनको यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। यहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी 32 एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये क्या चीज है। अब साइड बाय साइड का समझ आ गया कि दोनों प्रोसेस एक ही टाइम में अकर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग डे, दिन के वक्त। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है यूज्ड इन रेस्पिरेशन, वो किस में इस्तेमाल हो रही है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट रेस्पिरेशन की रिएक्टेंट के तौर पर
इस्तेमाल हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड थ्रू रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन की जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके तौर पर रिएक्टेंट में यूज हो रही है? फोटोसिंथेसिस में। ये होता है ड्यूरिंग डे टाइम। इसमें बी पार्ट आपने लिखना है ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम क्या हो रहा होता है? ड्यूरिंग डे टाइम तो ये हो रहा होता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस सिमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम समथिंग एल्स, मतलब कुछ और हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? नाइट टाइम चूंकि लाइट नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, सन गरूब हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, तो इस लाइट की वजह ना होने की वजह से ये दो रिएक्टेंट तो बचते हैं, तीसरा ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप होती है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी एनर्जी है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके स्टोर हो जाते हैं जब दिन टाइम सूरज की प्रेजेंस में ये बनते हैं। एक तो प्लांट यूज भी कर रहे हैं, दूसरा जो एक्स्ट्रा है उनको स्टोर भी कर रहे हैं। तो रात के वक्त अब ये वाला प्रोसेस स्टॉप हो चुका है, शुगर मॉलिक्यूल बना हुआ मौजूद है, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ये ऑक्सीजन प्लांट इन्वायरमेंट से लेगा। देखिए, पहले दिन के वक्त वो प्लांट से ही ले रहा था, अब वो किससे लेगा? इन्वायरमेंट से, सॉरी। अब ये इन्वायरमेंट से लेगा, अब हम भी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, अब प्लांट ने भी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर दिया। अब रात के वक्त आप कह सकते हैं कि प्लांट्स में गैसों का तबादला चेंज हो जाता है, और हमें यह भी पता है यहां कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड, अब फोटोसिंथेसिस तो स्टॉप हो चुकी है, इधर तो यूटिलाइज होगी नहीं, अब ये किधर जाती है? वो इन्वायरमेंट में वापस दे देते हैं। यानी ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो मतलब किसकी तरह इसका प्रोसेस हो गया? लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो इसमें भी वही काम हो गया, ऑक्सीजन ये ले रहा है रात के वक्त, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। ये दो कंडीशंस हैं, ये लाजमी आप लोगों ने इसका जिक्र करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो। मैंने आपको कहा था इसमें 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट इज दैट गैसेस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स। आपके पास जो मैच्योर रूट्स होती हैं, जब बड़े हो जाते हैं, आपके प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, सॉरी मैच्योर स्टेम्स, जब आपके प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो तब आपने देखा होगा प्लांट्स की स्टेम के ऊपर एक खाल सी आ जाती है। अब उसका भी एडवांटेज है, अगर वो ना हो, जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स रूट्स से पानी को ले जाते हैं थ्रू जाइलम वेसल्स लीव्स तक। अगर ये ऊपर सख्त ना हो तो पानी वहां से वेस्ट होगा, निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो वो जो कवरिंग है उसका सख्त होना भी जरूरी है। तो ये गैसेस एक्सचेंज इन वुड स्टेम्स, तो अब वो सख्त होती हैं। अब एक तो जाइलम वेसल्स जा रही हैं रूट से प्लांट वाटर को लेकर लीव्स तक, और लीव्स से जो शुगर मॉलिक्यूल्स बने हैं वो नीचे आ रहे हैं फ्लोइंग वेसल्स के जरिए टिल रूट्स, जो रूट्स हैं प्लांट्स की वहां तक। तो ये फिनोमेना प्लांट्स में ये हो रहा होता है कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो पानी दे रही हैं लीव्स को। लीव्स किचन है प्लांट का, वो होल प्लांट में फूड प्रोवाइड करेगा। तो थ्रू फ्लोइंग वेसल्स वो लीव्स से फूड को लेके हर स्टेम में, हर उसकी ब्रांच में, और टिल रूट्स वो फ्लोइंग वेसल्स के जरिए ट्रांसफर की जाती है। The entire surface is covered by bark which is impervious to gases or water, और उसके अंदर कोई गैसेस और वाटर नहीं जा सकती। जो ऊपर वाली बार्क है वो सख्त होती है, मैंने बताया वो सख्त क्यों होती है, उसकी भी रीजन है। Certain pores in the bark are called lenticels which allow air to pass। आपने देखा होगा अक्सर प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर एक उभरी हुई सतह होती है, मतलब जो उनकी स्टेम में है, स्टेम के ऊपर बार्क है, बार्क के ऊपर ना उभरी हुई का मतलब क्या है? ये मेरे पास पॉइंटर है, तीनों एक ही लेवल पे पड़े हैं। अब मैं जो दरमियान वाला है इसको थोड़ा अपलिफ्ट कर देता हूं, इसको कहेंगे उभरा हुआ।
तो उसकी जो उभरी हुई सतह होती है, थोड़ी ऊपर होती है, उसमें पोर्स होते हैं। उस पोर्स के जरिए वहां गैसों का तबादला हो रहा होता है। अब ये आगे एक और कंसेप्ट है कि गैसों का तबादला तो यहाँ हो गया, खुराक बन गई, तो यहाँ गैसों का तबादला क्यों हो रहा है, रूट्स में गैसों का तबादला क्यों हो रहा है। अभी रूट्स भी आएंगी तो उनके लिए भी, स्टेम के लिए भी ये बात जहन में रखिएगा। जब आपका शुगर मॉलिक्यूल बनता है, ये शुगर मॉलिक्यूल ट्रेवल करता हुआ जिस प्लांट के पार्ट तक जाता है वहां ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ताकि इसको तोड़ के किस में, एटीपी में कन्वर्ट करके एटीपी की फॉर्म में ही प्लांट्स के टिश्यूज एनर्जी लेते हैं। तो वहां ये शुगर मॉलिक्यूल जब पहुंचता है, गैसों का तबादला इसलिए हो रहा है कि ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इस शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ के उसको एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद क्यूटिकल्स आर स्लाइटली रेज्ड, मैं अभी बता चुका हूं, जो क्यूटिकल्स होती हैं वो स्लाइटली रेज्ड होती हैं, अपलिफ्टेड होती हैं, उभरी हुई होती हैं। तो ये सेकंड पॉइंट था। अभी हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट, जो इसका तीसरा पॉइंट था, गैसेस एक्सचेंज इन यंग रूट्स। रूट्स में गैसों का तबादला कैसे होता है, मैंने अभी बताया है कि शुगर तो मौजूद होती है, जस्ट ऑक्सीजन चाहिए इसको तोड़कर एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और प्लांट्स एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। गैसेस आर फाउंड इन सॉइल, सॉइल के अंदर भी गैसें मौजूद है। आप सॉइल टेक्सचर पढ़े ना, इसका जो अपर लेयर है, अपर टेक्सचर है, उसमें आपको गैसेस का भी जिक्र मिलेगा कि उसमें गैसेस मौजूद हैं। डिफ्यूज इन एंड आउट जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, तो वो जो गैस जरूरत होगी, जो ऑक्सीजन जरूरत होगी, वो उसकी अपर सरफेस से, रूट्स की अपर सरफेस से डिफ्यूज इन भी होगी, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एटीपी ये प्लांट ने यूज कर ली, और ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसकी सरफेस से एग्जिट कर जाएगी, लीव हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ एंड लास्ट, गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। जब हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो इसमें एवरी टाइप ऑफ प्लांट्स हम डिस्कस करेंगे। गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक, एक्वेटिक कहते हैं एक्वा, वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जो एक्वेटिक में होते हैं, पानी में होते हैं, गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, एज वी नो दैट द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये वाले प्लांट्स लेते हैं पानी से, और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी में रिलीज कर देते हैं। एक तो पॉइंट ये भी हो सकता है, एक पॉइंट ये भी है, आल्सो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से वो ऑक्सीजन पानी में एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब कैसे, अब हमने देखा है पानी, ऐसे पानी के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो ऊपर से ऑक्सीजन इनमें शामिल होगी और पानी के अंदर एंटर हो गई। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स पानी में लीव करेंगे, एग्जिट करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो तब क्या होगा, तब पानी जैसे मूव कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से एनवायरनमेंट में डायरेक्टली शामिल हो जाती है। तो ये दो पॉइंट थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक कि गैसों का तबादला प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा होता है आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर एनुअल एग्जाम में आ जाता है तो ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका एक नंबर भी डिडक्ट नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के अंदर कैसे हो रहा होता है। तो